हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं, हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ पहले पढ़ रहे थे। हमने एटॉमिक साइज़ एक प्रॉपर्टी पढ़ ली थी, उसका वेरिएशन पढ़ लिया था और क्या होता है एटॉमिक साइज़ वो पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। क्या है वो? आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों आयनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है। ठीक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एंथैल्पी का मतलब होता है एनर्जी। ठीक है, एंथैल्पी क्या होती है? एनर्जी। किसी भी एटम में से, मान लीजिए आपके पास कोई एटम है, ये न्यूक्लियस हो गया, ये शेल्स हो गए, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल। ठीक है, और इनमें इलेक्ट्रॉन है, ये आउटर मोस्ट शेल हो गई, ये आपकी वैलेंस शेल हो गई। ठीक है, और वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको अगर आपको बाहर निकालना है, ठीक है, तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो आपको एक अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है। क्यों देनी पड़ती है? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के फोर्स से बंधा हुआ है। इसको किसने बांधा हुआ है, किसने पकड़ा हुआ है? इलेक्ट्रॉन ने। आपको मैंने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पढ़ाया था ना, उसमें बताया था कि न्यूक्लियस जो होता है वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियर चार्ज है ये क्या है? ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, और हमें क्या करना है? हमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। तो जाहिर सी बात है कि उस फोर्स को तोड़ना पड़ेगा, हमें उस फोर्स को ओवरकम करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए ताकत लगेगी, उसके लिए एनर्जी लगेगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर वाली शेल में से, इलेक्ट्रॉन हमेशा बेटा किस में से निकालेंगे बच्चों? आउटर मोस्ट शेल में से निकालेंगे, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन ही लूजली बाउंड होता है, वही सबसे कम फोर्स वाला होगा। क्योंकि जो अंदर होंगे और शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन पर तो न्यूक्लियर फोर्स और भी ज़्यादा होगा। जो सबसे ज़्यादा दूर है न्यूक्लियस से शेल, उसी पर न्यूक्लियर फोर्स थोड़ा सा कम होगा। ठीक है ना, न्यूक्लियर चार्ज थोड़ा कम होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड है, ये लूजली हेल्ड है, इस पर न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कुछ कम होता है, इसे हम आसानी से निकाल पाते हैं ये। ठीक है, ये कैसा इलेक्ट्रॉन है? लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है ये, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। तो इसको बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी हमने दी, एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है, जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड हुई उसी को हम क्या कह रहे हैं? उसको हम आयनाइजेशन एंथैल्पी, IE शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करते हैं इसको। ठीक है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है बच्चों? डेफिनेशन क्या बनी इसकी? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, कहाँ से निकालना है? फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल, ठीक है, ऑफ आइसोलेटेड गैशियस एटम। एटम जो होता है बच्चों, एक तो आइसोलेटेड होना चाहिए और गैशियस स्टेट में होना चाहिए। आइसोलेटेड का मतलब होता है, आइसोलेटेड का मतलब होता है अकेला। एटम अकेला प्रेजेंट हो, उसका इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे। अब हम ये सोच रहे होंगे कि अकेला एटम तो निकालना बड़ा मुश्किल है, एटम को आइसोलेट करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, इसीलिए उसको हम गैशियस स्टेट में लेते हैं। गैशियस स्टेट में जब कन्वर्ट कर देते हैं किसी भी एलिमेंट को, तो पार्टिकल्स, एटम्स क्या होंगे? दूर दूर हो जाएंगे, तो काफ़ी हद तक वो आइसोलेट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम गैशियस स्टेट में एटम को लेते हैं। तो डेफिनेशन हमारी जो हो जाएगी आयनाइजेशन एंथैल्पी की, वो क्या हो जाएगी? यहाँ लिख देते हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव। ठीक है, क्या निकालने के लिए? टू रिमूव लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। कहाँ से? फ्रॉम आइसोलेटेड गैशियस एटम। ठीक है, आइसोलेटेड गैशियस एटम में से जब हम एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं तो उसमें जो एनर्जी देनी पड़ती है उसे हम कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। समझ में आ गया होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों? यूनिट, जो भी एनर्जी की यूनिट होती है, यूनिट ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो जूल पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल हो सकती है। जो भी एनर्जी की यूनिट्स होती हैं उनमें से कोई भी यूनिट हम एनर्जी की, इसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी की यूनिट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो
इसको और अच्छे से समझने के लिए कैसे समझोगे, जैसे कोई भी मेटल, कोई भी एटम है हमारे पास, ये एक हमने एटम ले लिया, मेटल ले लिया कोई भी, लाइक जैसे सोडियम मेटल ले लिया, सोडियम एटम ले लिया हमने, ठीक है, और उसमें से गैशियस स्टेट में लिया आपने, गैशियस स्टेट में लिया, इसमें से जब आपने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया तो आपने क्या दिया, आपने एनर्जी दी, इसको आयनाइजेशन एनर्जी दी। अब इसमें से जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो इस पर क्या आ जाएगा, +1 चार्ज आ जाएगा। ये भी गैशियस स्टेट में है, एक इलेक्ट्रॉन इसका बाहर निकल गया, ठीक है। अब सपोज कोई ऐसा एटम है उसमें से एक और इलेक्ट्रॉन हम निकाल रहे हैं, मान लीजिए कैल्शियम है या मैग्नीशियम है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो हमने फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसको बोलेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब इसमें से अगर हमें एक और निकालना है M+, और एक और अगर हमने इलेक्ट्रॉन निकाला इसमें से तो 2+ चार्ज हो जाएगा बच्चों इस पर, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन और बाहर आ गया। अब इसमें जो एनर्जी हमने इसको दी वो हो जाएगी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज होता है तो 3 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो 1 बाय 1 निकलते हैं। पहले आपने आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 दी, एनर्जी 1 दी तो एक इलेक्ट्रॉन निकला, फिर आयनाइजेशन एनर्जी 2 दी तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला, अब आप उसमें एक और दे रहे हैं, ठीक है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी 3 हो जाएगी ये। तो इसको कहते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज। इनको क्या बोलते हैं बच्चों, सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये जो IE1, IE2, IE3 देख रहे हैं आप, दीज आर सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज होती हैं, ठीक है। और इनमें क्या रिलेशन होता है बच्चों, हमेशा सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू प्रीवियस आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू से ज़्यादा होती है। जैसे IE3 की वैल्यू IE2 से ज़्यादा होगी, IE2 की वैल्यू IE1 से ज़्यादा होगी, सबसे कम IE1 होगा, सबसे उसके बाद IE2 होगा और उसके बाद सबसे ज़्यादा IE3 होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो जब फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी आपने जब पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो वो आपने निकाला एक न्यूट्रल एटम में से, ये क्या है, ये न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम में से फिर भी इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा, ठीक है। लेकिन जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो वो आप एक कैटायन में से निकाल रहे हो, ये एक कैटायन है, यानी कि इसमें पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज आयन से आप एक नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, उसे निकालना मुश्किल होगा, उसमें एनर्जी आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट से ज़्यादा होती है क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। जब आप एक और निकाल रहे हो, थर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, तो क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज और बढ़ गया, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना और मुश्किल हो गया, है ना। तो इसलिए थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी उससे भी ज़्यादा होगी। तो इनका जो सीक्वेंस होगा बच्चों वो होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी IE3 सबसे ज़्यादा, देन IE2 एंड सबसे कम IE1। तो ये सीक्वेंस होता है सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज़ का, ठीक है। अभी इतना उतारिए, सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका या नोट करिए अपनी कॉपी में। ये हो गया व्हाट इज़ आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों, हो गया, चलिए अब पढ़ेंगे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करती है, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आयनाइजेशन एंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट फैक्टर हम ले लेते हैं, फर्स्ट फैक्टर सबसे पहले आता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ये मैंने जब आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज समझाया था क्या होता है, ठीक है, वहाँ भी बताया था कि इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एक तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, अगर किसी को नहीं पता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है तो आप प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हो, वहाँ मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, ठीक है। इसको हम Z इफेक्टिव से डिनोट भी करते हैं। तो अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, ठीक है, यानी कि न्यूक्लियस का ज़्यादा फोर्स लगा हुआ है आउटर मोस्ट शेल पर, तो वो ज़्यादा टाइटली बाउंड है, तो आपको एनर्जी उतनी ज़्यादा लगानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी ज़्यादा होगी, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक। और सेकंड फैक्टर है
ये समझ में आ गया होगा बच्चों कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, इसके बाद आता है आपका एटॉमिक साइज़। एटॉमिक साइज़ क्या है बच्चों? साइज़ अगर बड़ा होगा, साइज़ अगर बड़ा होगा तो ऑटोमेटिकली बड़े साइज़ में इलेक्ट्रॉन की दूरी न्यूक्लियस से बढ़ जाएगी, है ना। और न्यूक्लियस से जितना दूर होगा इलेक्ट्रॉन उतना आसान हो जाएगा हमारे लिए उसे निकालना, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? कम हो जाएगी, है ना। तो एटॉमिक साइज़ अगर ज़्यादा होता है, एटॉमिक साइज़ अगर ज़्यादा है तो आयनाइजेशन जो एनर्जी है आपकी एंथैल्पी है वो कम होगी। ठीक है, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। ठीक है, एटॉमिक साइज़ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। थर्ड जो फैक्टर है वो है आपका शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट कह सकते हो या स्क्रीनिंग इफेक्ट कह सकते हो। देखो शील्डिंग, वैसे अल्टीमेटली शील्डिंग इफेक्ट रिलेटेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से ही होता है। अगर शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है, ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट अगर ज़्यादा है तो न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है। न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, है ना। तो शील्डिंग इफेक्ट अगर ज़्यादा है तो न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा, और न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी कम हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट अगर ज़्यादा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाएगी, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, और शील्डिंग इफेक्ट बच्चों सबसे अच्छा s ऑर्बिटल का होता है, फिर p ऑर्बिटल का, फिर d का और फिर f का। ये ऑर्डर होता है शील्डिंग इफेक्ट का। ठीक है, s ऑर्बिटल गुड शील्डिंग करती है, p ऑर्बिटल उससे कम शील्डिंग करती है, d ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन उससे भी कम शील्डिंग, पुअर शील्डिंग करता है, और f बहुत पुअर शील्डिंग करता है। तो शील्डिंग इफेक्ट का जो ऑर्डर है वो ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो फैक्टर है, नेक्स्ट फैक्टर इज पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट, पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होता है? पेनिट्रेशन इफेक्ट होता है अवेलेबिलिटी ऑफ बीइंग फाउंड नियर द न्यूक्लियस। कौन सा ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ज़्यादा पास होता है? तो हमें पता है कि s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ज़्यादा पास होता है, और उस पर जो न्यूक्लियस के ज़्यादा पास होगा उस पर न्यूक्लियस का फोर्स भी ज़्यादा लगेगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल भी होगा। तो हम ये कहते हैं कि s ऑर्बिटल का जो पेनिट्रेशन इफेक्ट है वो सबसे ज़्यादा होता है, p का उससे कम होता है, d का उससे कम होता है, और f का सबसे कम होता है। तो ये ऑर्डर होता है। पेनिट्रेशन इफेक्ट का मतलब होता है न्यूक्लियस के पास मिलना, कितना कोई पास मिलता है। s ऑर्बिटल होता है ना सबसे ज़्यादा पास न्यूक्लियस के, तो उसका पेनिट्रेशन इफेक्ट सबसे ज़्यादा है, मतलब उस पर न्यूक्लियर फोर्स, जो न्यूक्लियर चार्ज लग रहा है, फोर्स नहीं न्यूक्लियर चार्ज जो लग रहा है वो सबसे ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, p का पेनिट्रेशन इफेक्ट उससे कम है, d का उससे कम है, और f का उससे भी कम है। अब जैसे मान लीजिए अगर एक इलेक्ट्रॉन आपका 2s ऑर्बिटल में से निकालना है या एक हमें 2p में से निकालना है, ठीक है, तो इसमें बच्चों शेल का जो नंबर है वो सेम होना चाहिए। देखो शेल जो है ये भी 2 है, ये भी 2 है। एक ही शेल में आप फिर s और p ऑर्बिटल में किस में कम एनर्जी लगेगी वो आपको कैसे पता चलेगा? वो आपको पेनिट्रेशन इफेक्ट से पता चलेगा। पेनिट्रेशन इफेक्ट s ऑर्बिटल का ज़्यादा है तो इसमें हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को। अगर हम s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू p ऑर्बिटल। तो ये इसमें ज़्यादा एनर्जी, इसके लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू 2p ऑर्बिटल। ठीक है, समझ में आया बच्चों? नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये है बच्चों, अगर हमें पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मैंने पढ़ाया था आपको हाफ फील्ड और फुल फील्ड। अगर हाफ फील्ड सबशेल है या फुल फील्ड सबशेल है तो वो ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, तो अगर हम कोई इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड में से या फुल फील्ड में से निकाल रहे हैं तो उसमें हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू दैट जो हाफ फील्ड या फुल फील्ड नहीं है, उसमें कम एनर्जी लगेगी। ठीक है बच्चों, तो हाफ फील्ड है कॉन्फ़िगरेशन, जैसे आप मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं 2p3 है और एक इलेक्ट्रॉन है 2p4 में। ठीक है, 2p3 में और 2p4 में, तो ये जो 2p3 है ये आपका हाफ फील्ड है। ठीक है, ये हाफ फील्ड है तो इसका मतलब ये मोर स्टेबल है, ये ज़्यादा स्टेबल है, तो इसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? ज़्यादा हो जाएगी इस वाले से।
ठीक है, क्योंकि ये मोर देन हाफ है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा आसान है एज़ कंपेयर टू दिस। तो ये सारे फैक्टर्स हो गए जो आयनाइजेशन एंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। क्लियर हो गया? चलिए अब आगे चलते हैं। वेरिएशन, अब पढ़ेंगे वेरिएशन across the variation of ionization enthalpy across the period, या in the periodic table लिख लेते हैं। Variation of ionization enthalpy in periodic table। ठीक है बच्चों, पीरियोडिक टेबल में आयनाइजेशन एंथैल्पी का वेरिएशन कैसे होता है। सबसे पहले देखो, अगर हम अक्रॉस द पीरियड ऐसे बात करते हैं, इन अ पीरियड, इन पीरियड, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है बच्चों इंक्रीज होती है, बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि आपको पता है जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं, एटॉमिक साइज़ में भी मैंने आपको बताया था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इस तरह से बढ़ता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्यों बढ़ता है? क्योंकि नंबर ऑफ शेल तो बढ़ता नहीं है एक पीरियड में, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? बढ़ता है। और अभी आपको मैंने फैक्टर्स में बताया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है अक्रॉस द पीरियड। ठीक है, बिकॉज, रीज़न क्या लिखेंगे आप? बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव, ये रीज़न लिख लेना बच्चों, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। ठीक है, ऐसे चलने पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? इंक्रीज होता है, इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी भी इंक्रीज होती है। अब डाउन द ग्रुप आ जाओ। डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। डिक्रीज क्यों होती है? क्योंकि जब हम ऐसे चलते हैं तो हमें पता है नंबर ऑफ शेल क्या होता है, बिकॉज नंबर ऑफ शेल, जो नंबर ऑफ शेल है वो बढ़ता है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होता है ना। ठीक है, उससे क्या होता है, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल की डिस्टेंस जो होता है वो बढ़ जाता है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है, एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस। ठीक है, ये डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, तो ये रीज़न है आयनाइजेशन एंथैल्पी ऐसे कम होगी और ऐसे बढ़ेगी। ये तो एक जनरल ट्रेंड हो गया जो पीरियोडिक टेबल में हम पढ़ते हैं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी ऐसे बढ़ती है और ऐसे कम होती है। लेकिन कहीं कहीं पर बच्चों एक्सेप्शन भी हैं पीरियोडिक टेबल में, वो हम एक्सेप्शन पढ़ेंगे। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, हो गया? चलिए अब एक्सेप्शंस डिस्कस कर लेते हैं। एक्सेप्शंस में दो एक्सेप्शन है बच्चों, आपकी जो एनसीईआरटी है उसमें दो क्वेश्चन आते हैं। एक तो फर्स्ट आता है आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात हो रही है, ऑफ नाइट्रोजन इज हायर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन से नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं हम 1s2 2s2 2p3। ठीक है, और ऑक्सीजन का लिख लेते हैं 1s2 2s2 2p4। अभी मैंने आपको बताया कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर किस तरह से डिपेंड करती है आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगर आपका कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड है या फुल फिल्ड है तो उसमें एनर्जी आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो नाइट्रोजन में आप ये देखो कि इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो ऑर्बिटल है जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये हाफ फिल्ड है और इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल है, हाफ फिल्ड एंड मोर स्टेबल। तो मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको डेफिनेटली ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है बच्चों, और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 2p4 है, तो इसमें ये लेस स्टेबल है। तो ये रीज़न हो गया आपका। इसी तरह से इसको नोट कर लीजिए, इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, समझ में आ गया? अब सेकंड देखते हैं। सेकंड में आयनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम।
बेरिलियम इज मोर देन दैट ऑफ बोरोन। बच्चों बोरोन से बेरिलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है, क्योंकि बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो 1s2 2s2 होगा, और बोरोन का अगर हम देखें तो होगा 1s2 2s2 2p1। ठीक है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसमें क्या चीज़ हम देख रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं पेनिट्रेशन इफेक्ट, जो आपको बताया मैंने, पेनिट्रेशन इफेक्ट। अगर आप इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल से निकालोगे तो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, p ऑर्बिटल से निकालोगे तो कम एनर्जी देनी पड़ेगी। इसमें देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आप s ऑर्बिटल से निकाल रहे हो और यहाँ आप इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल से निकाल रहे हो, तो इसका मोर पेनिट्रेशन इफेक्ट है, इसका मोर पेनिट्रेशन इफेक्ट है। और दूसरा S2 कंप्लीटली भरी हुई भी है। ठीक है, s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक तरह से ये कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल भी है। ठीक है, मोर पेनिट्रेशन इफेक्ट एंड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये रीज़न हो गया बेरिलियम के लिए। देन इसका इलेक्ट्रॉन P1 का इलेक्ट्रॉन जो निकाल पाएंगे आप, वो आराम से निकाल पाएंगे, ये लेस स्टेबल है। ठीक है, इट इज लेस स्टेबल। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? ये आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। हमने सारी चीज़ें कवर कर ली। व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं, वेरिएशन पढ़ लिया इन द पीरियड एंड इन अ ग्रुप, और एक्सेप्शंस क्या क्या हैं। तो पूरा टॉपिक कंप्लीट हमने कवर कर लिया आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है बच्चों, वीडियो अगर आपको देखने के बाद कोई भी डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। ठीक है, वीडियो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।